आज हम डैनियल कहनेमन की मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पर आधारित कुछ कमाल के आइडियाज को गहराई से समझने वाले हैं। हमारा मकसद ये जानना है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है, खास तौर पर हमारे सोचने के वो दो अलग अलग तरीके, एक जो बिजली की तरह तेज और ऑटोमेटिक है और दूसरा जो काफी सोच समझकर धीरे धीरे काम करता है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन दोनों तरीकों का जो तालमेल है वही हमारे हर फैसले के पीछे होता है। कभी हमें शानदार नतीजे देता है तो कभी हमसे ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करवाता है जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। चलिए सीधे एक पहेली से शुरू करते हैं। एक बल्ला और एक गेंद, दोनों की कुल कीमत है $1 और 10 सेंट। बल्ला गेंद से ठीक $1 महंगा है, तो बताइए गेंद की कीमत कितनी है? मैं ईमानदारी से कहूंगी, जब मैंने ये पहली बार सुना तो मेरे दिमाग में तुरंत जवाब आया 10 सेंट। शायद बहुत से लोगों के दिमाग में भी यही आया होगा। हाँ, और ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही आम जवाब है, लेकिन ये गलत है। गलत है? हाँ, सही जवाब है 5 सेंट। अच्छा, सोचिए, अगर गेंद 5 सेंट की है और बल्ला उससे $1 महंगा है, मतलब $1 5 सेंट का, तो दोनों मिलाकर $1 10 सेंट के होंगे। हाँ सही बात है। और ये छोटी सी पहेली ही मतलब इस पूरी किताब का सार है ना? बिल्कुल। ये हमें हमारे दिमाग के काम करने के उन दो तरीकों की पहली झलक दिखाती है, जिन्हें कहनेमन ने 2 किरदारों का नाम दिया है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो आइए इन दोनों किरदारों से मिलते हैं। सिस्टम 1 ये आखिर है क्या? देखिए, सिस्टम 1 को आप दिमाग का ऑटो पायलट समझ सकते हैं। ऑटो पायलट? हाँ बिल्कुल, ये अपने आप काम करता है, बहुत तेज, और इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। जैसे किसी की तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा पहचानना या 2 + 2 = 4 का जवाब देना। ये हमारी गट फीलिंग है, हमारी सहज बुद्धि। मतलब ये हमेशा ऑन रहता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है। हमेशा। आप इसे बंद नहीं कर सकते। तो फिर आता है सिस्टम 2। और सिस्टम 2 ये धीमा वाला है। हाँ, सिस्टम 2 वो किरदार है जो काफी सोच समझ कर काम करता है, और सच कहें तो थोड़ा आलसी भी है। आलसी? हाँ, इसे काम करने के लिए ध्यान और मेहनत की जरूरत होती है, जैसे 17 को 24 से गुणा करना या भीड़ में किसी दोस्त को ढूंढना। अच्छा, मतलब जहां दिमाग पर जोर डालना पड़े वहां सिस्टम 2 जागता है। बिल्कुल, वरना ज्यादातर समय ये सिस्टम 1 को ही ड्राइविंग सीट पर रहने देता है। तो अगर सिस्टम 2 इतना आलसी है, हाँ, तो ये काम कब करता है? मतलब ये तभी एक्टिव होता है जब कोई मुश्किल आती है? हाँ, ज्यादातर समय ये तभी एक्टिव होता है जब सिस्टम 1 किसी मुश्किल में फंस जाता है। जैसे उस बल्ले और गेंद वाली पहेली में सिस्टम 1 ने तुरंत 10 सेंट का आसान जवाब उछाल दिया। और ज्यादातर लोग उसी पर रुक जाते हैं। सही, लेकिन अगर कोई रुक कर सोचे तो उसका सिस्टम 2 एक्टिव होगा और सही जवाब यानी 5 सेंट तक पहुंचेगा। और इसी आलस की वजह से कभी-कभी बहुत अजीब चीजें होती हैं। हाँ, जैसे वो इनविजिबल गुरिल्ला वाला एक्सपेरिमेंट, वो तो दिमाग हिला देने वाला था। बिल्कुल, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उस एक्सपेरिमेंट में लोगों को कुछ खिलाड़ियों का एक वीडियो दिखाया गया जो बास्केटबॉल पास कर रहे थे। उन्हें एक काम दिया गया, सिर्फ सफेद शर्ट वाली टीम के पास गिनना। ये एक ऐसा काम है जिसमें पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, यानी सिस्टम 2 पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। वीडियो के बीच में एक आदमी गोरिल्ला का सूट पहनकर आता है, कैमरे के सामने अपनी छाती पीटता है और चला जाता है। वो लगभग 9 सेकंड तक स्क्रीन पर रहता है। लेकिन जब बाद में लोगों से पूछा गया तो आधे लोगों ने कहा कि उन्होंने कोई गोरिल्ला देखा ही नहीं। बिल्कुल, जब उन्हें बताया गया तो यकीन ही नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि मजाक हो गए। ये दिखाता है कि जब हमारा सिस्टम 2 किसी एक काम में पूरी तरह से डूब जा रहा है तो हम अपने ठीक सामने मौजूद एक साफ चीज के लिए भी अंधे हो सकते हैं। ये तो बहुत डरावनी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना, तो हम असल में अंधे हो जाते हैं? बिल्कुल यही मतलब है। आपका दिमाग एक समय में एक ही मेहनत वाले काम पर ठीक से ध्यान लगा सकता है। मतलब हमारा सिस्टम 2 फोन पर बात करने में लगा है और हम सड़क पर मौजूद किसी बड़ी और खतरनाक चीज को भी मिस कर सकते हैं। हाँ, और गुरिल्ला वाला एक्सपेरिमेंट यही साबित करता है कि हमारा ध्यान एक बहुत ही सीमित संसाधन है। ये गुरिल्ला वाला उदाहरण तो दिखाता है कि कैसे हमारा ध्यान हमें अंधा बना सकता है। लेकिन किताब में एक और बात है जो इससे भी ज्यादा अजीब लगी, कि कैसे जिन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं भी होता वो भी हमारे फैसलों को बदल सकती हैं। इसे प्राइमिंग कहा गया है ना? हाँ, प्राइमिंग का असर बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी एक विचार, शब्द
या तस्वीर के संपर्क में आते हैं तो उससे जुड़े दूसरे विचार आपके दिमाग में ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं। बिल्कुल वैसा ही। एक विचार दिमाग में दूसरे विचारों की लहरें पैदा करता है। किताब में एक उदाहरण था केले और उल्टी का। हाँ, बनानास और वॉमिट। अगर कोई ये दो शब्द एक साथ पढ़ ले तो दिमाग अपने आप इन दोनों के बीच एक कहानी बना लेता है। शायद केले खाने से उल्टी हो गई, और इसका नतीजा ये होता है कि अगले कुछ समय के लिए आपको केलों से हल्की सी अरुचि हो सकती है। और ये सब अपने आप होता है। ये सिस्टम 1 का काम है। सच में सिर्फ बुढ़ापे से जुड़े शब्द पढ़ने से लोग धीरे चलने लगे, ये तो अविश्वसनीय है। वो फ्लोरिडा इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो प्राइमिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। उस एक्सपेरिमेंट में कुछ कॉलेज के छात्रों को ऐसे शब्द दिए गए जो बुढ़ापे से जुड़े थे, जैसे झुर्रियां, भूरे बाल, भूलना। हाँ, और फ्लोरिडा जहां बहुत से रिटायर्ड लोग रहते हैं, और उनसे वाक्य बनाने को कहा गया। और उसके बाद जब वो एक्सपेरिमेंट खत्म करके हॉल से होते हुए दूसरे कमरे में गए तो उनकी चलने की रफ्तार उन छात्रों से काफी धीमी थी जिन्हें सामान्य शब्द दिए गए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि शब्दों का उनकी चाल से कोई लेना देना था। बुढ़ापे के विचार ने उनके दिमाग को प्राइम किया और उनके शरीर ने उस पर प्रतिक्रिया दी। अच्छा, इसे आइडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं ना, जहां एक विचार एक एक्शन को जन्म देता है। बिल्कुल। एक और उदाहरण था एक ऑफिस की रसोई का। वहां एक ईमानदारी बॉक्स था जिसमें लोग चाय कॉफी के पैसे डालते थे। हाँ। 10 हफ्तों तक हर हफ्ते बॉक्स के ऊपर लगी तस्वीर बदल दी जाती थी। कभी फूलों की तस्वीर होती थी तो कभी किसी की आंखों की। और नतीजे चौंकाने वाले थे, बहुत ज्यादा। जिन हफ्तों में बॉक्स के ऊपर किसी की आंखों की तस्वीर लगी थी, लोगों ने फूलों की तस्वीर वाले हफ्तों की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा पैसे डाले। 3 गुना? सिर्फ एक तस्वीर से। हाँ। सिर्फ देखे जाने का एक सांकेतिक एहसास लोगों के बर्ताव को बेहतर बना रहा था। ये तो कमाल है, पर थोड़ा परेशान करने वाला भी है कि हमारी ईमानदारी जैसी चीज भी बस एक तस्वीर से बदल सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। ये दिखाता है कि हमारा व्यवहार हमारे माहौल के छोटे छोटे इशारों से कितना ज्यादा प्रभावित होता है, और ये सब पर्दे के पीछे से हो रहा होता है। तो हमारा दिमाग पर्दे के पीछे से बहुत कुछ कर रहा है, और ऐसा करने के लिए खासकर सिस्टम 1 कुछ शॉर्टकट लेता है। इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। हाँ, ह्यूरिस्टिक्स दिमागी अंगूठे के नियम की तरह हैं। एक बहुत आम ह्यूरिस्टिक है जिसे कैनेमन सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन कहते हैं। मतलब अदला बदली। के सामने कोई मुश्किल सवाल आता है तो वो अक्सर उसका जवाब देने की बजाय उससे मिलते जुलते एक आसान सवाल का जवाब दे देता है, और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ। ये तो होता है जैसे अगर किसी से पूछा जाए आप आजकल अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं, ये तो एक बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। इसके लिए अपनी सेहत, काम, रिश्तों सब पर सोचना पड़ेगा। तो दिमाग क्या करता है? दिमाग इस मुश्किल सवाल को एक आसान सवाल से बदल देता है। मेरा मूड अभी कैसा है? अच्छा, और अगर मूड उस वक्त अच्छा है तो जवाब होगा कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। एकदम सही। आपने अनजाने में एक मुश्किल सवाल की जगह एक आसान सवाल का जवाब दे दिया। और ये हर जगह होता होगा। जैसे ये तय करना कि किस राजनेता को वोट देना है, ये एक जटिल सवाल है। हाँ, तो हम शायद ये जवाब दे देते हैं कि वो उम्मीदवार देखने में कितना भरोसेमंद और आत्मविश्वासी लगता है, जो कि एक बहुत आसान सवाल है। बिल्कुल। हम योग्यता के मुश्किल सवाल को पसंद आने के आसान सवाल से बदल देते हैं, और हमारा सिस्टम 1 ये काम इतनी आसानी से करता है कि सिस्टम 2 को भनक भी नहीं लगती। ये प्राइमिंग वाली बात तो समझ आ गई कि कैसे एक विचार दूसरे को खींच लाता है। लेकिन किताब में एक और चीज का जिक्र है जहां कोई बिल्कुल बेमतलब का नंबर भी हमारे फैसलों पर असर डाल सकता है। इसे एंकरिंग कहा गया है ना? हाँ, एंकरिंग इफेक्ट हमारे सबसे शक्तिशाली पूर्वाग्रहों में से एक है। ये तब होता है जब हम किसी अनजान चीज का अनुमान लगाने से पहले एक खास नंबर पर विचार करते हैं। वो नंबर हमारे दिमाग के लिए एक एंकर या लंगर बन जाता है, और हमारा आखिरी अनुमान उसी के आसपास रहता है। हाँ, भले ही वो शुरुआती नंबर पूरी तरह से अप्रासंगिक क्यों ना हो। किताब में वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। हाँ, उसमें एक चक्के को ऐसे बनाया गया था कि वो या तो 10 पर रुकता था या 65 पर। लोगों से चक्का घुमाने के बाद 2 सवाल पूछे गए। क्या संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत इस संख्या से ज्यादा है या कम? और फिर आपका असली अनुमान क्या है? और नतीजे हैरान करने वाले थे। बहुत
जिन लोगों का चक्का 10 पर रुका था उनका औसत अनुमान 25% था और जिनका 65 पर रुका था? उनका औसत अनुमान 45% था। सोचिए, एक पूरी तरह से रैंडम नंबर ने लोगों के फैसले को कितना ज्यादा प्रभावित किया। ये तो हर जगह होता होगा। जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते वक्त अगर उस पर पहले एक बहुत ज्यादा कीमत लिखी हो, मान लीजिए 2000 रुपए, और फिर उसे काटकर 800 रुपए दिखाया जाए, तो वो 800 रुपए हमें बहुत अच्छा सौदा लगने लगता है। हाँ, क्योंकि वो 2000 रुपए का एंकर हमारे दिमाग में बैठ गया है। बिल्कुल, रियल एस्टेट एजेंट इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। वे घर की एक बहुत ऊंची मांगी गई कीमत सेट करते हैं। वो कीमत खरीदार के दिमाग में एक एंकर बन जाती है और फिर मोल भाव उसी के आसपास होता है। सही। यहां तक कि अनुभवी जज भी सजा सुनाते वक्त अप्रासंगिक नंबरों से एंकर हो सकते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत दिमागी पूर्वाग्रह है। इन सब के पीछे जो वजह बताई गई है वो मुझे सबसे ज्यादा दमदार लगी। What you see is all there is। मतलब जो आप देखते हैं बस वही सब कुछ है। हाँ, WSICSIT। ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम 1 सिर्फ उसी जानकारी से काम करता है जो उसके सामने मौजूद है। वो उस जानकारी के बारे में नहीं सोचता जो मौजूद नहीं है। वो बस उपलब्ध जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर सबसे अच्छी और सबसे फिट बैठने वाली कहानी बना लेता है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि जब हम किसी के बारे में पहली राय बनाते हैं या कोई खबर पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उस अधूरी जानकारी से ही एक पक्की कहानी बना लेता है और हमें यकीन दिला देता है कि हम सब कुछ जानते हैं। सही। और मजे की बात यह है कि जब जानकारी कम होती है तो एक अच्छी और सुसंगत कहानी बनाना और भी आसान हो जाता है। इससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। सिस्टम 1 शक और अस्पष्टता को पसंद नहीं करता, वो उसे दबा देता है। वो बस एक पक्की सरल कहानी चाहता है, चाहे वो अधूरी जानकारी पर ही क्यों ना आधारित हो। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि हमारे दिमाग में ये दो किरदार सिस्टम 1 और सिस्टम 2 लगातार काम कर रहे हैं। सिस्टम 1 तेज है, ऑटोमेटिक है और ज्यादातर समय शो वही चलाता है, लेकिन वो शॉर्टकट लेता है और अक्सर गलतियां करता है। और दूसरी तरफ सिस्टम 2 समझदार और तर्कसंगत है, लेकिन वो आलसी है और ज्यादातर समय सिस्टम 1 की बातों में आ जाता है। तो असल में हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे ऑटो पायलट पर चल रहा है जो भरोसेमंद तो है, पर उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि हम गलतियां करते हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी गलतियों से कितने बेखबर होते हैं। हाँ, असल समझदारी ये जानने में है कि अपनी गट फीलिंग पर कब सवाल उठाना है। बिल्कुल, इन पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से खत्म करना तो शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। लेकिन इनके बारे में जानने से हम कम से कम सावधान हो सकते हैं। सही कहा। इसका मकसद अपने सिस्टम 1 को कोसना नहीं है, क्योंकि उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। मकसद ये पहचानना सीखना है कि हम कब ऐसी स्थिति में हैं जहां गलतियों की संभावना ज्यादा है, और फिर जानबूझकर अपने धीमे तर्कसंगत सिस्टम 2 को काम पर लगाना है। तो इस जानकारी के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम कैसे ज्यादा स्मार्ट बने, बल्कि ये है कि हम अपने दिमाग की इस आलसी आदत को कैसे पहचानें। हम उन पलों को कैसे पकड़ें जब हमें अपने ऑटो पायलट को बंद करके मैनुअल कंट्रोल संभालने की जरूरत है, खासकर जब फैसले बड़े और जरूरी हों।